नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697503860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो आप लोगों को सारे लीडिंग जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग जो आपके न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। इसके साथ ही आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये भी बता देना चाहता हूं मैं आप लोगों को कि अगर आपने इस वीडियो में 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी वीडियो जो आपकी पीडीएफ है, वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को इंस्टाग्राम के पेज पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग उससे भी ज्वाइन कर लें। यहां पर डिस्प्ले हो रहा है हमारा जो इंस्टाग्राम का एड्रेस है और उसके अलावा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो वहां पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को। और पहला जो टॉपिक आज है वो जो एम, जो अटल नवाचार संस्थान के संदर्भ में जो रैंकिंग जारी की जाती है वो किया गया है। तो देखेंगे हम इसको, ठीक है। इनोवेशन से रिलेटेड है, आप लोगों को पता ही होगा। एम वगैरह के बारे में हम लोगों ने काफी बार डिस्कशन किया है, पेपर थर्ड में रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है ये आईआर का टॉपिक है। चाइना ने वापस से ये सेकंड फेज में फिर से जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहां पर जो है वो अपने नए नाम से जगह के जो है वो नॉमिनेशन, नामकरण कर रहा है वो बहुत सारे जगह का, ठीक है ना, क्योंकि वो जो है इसको साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है। और देखिए जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना वो पावर स्ट्रगल है ना। सी राजा मोहन जी लोगों का आप देखते होंगे उसमें कमेंट्री है ना। ये जो है मॉडर्न थिंकर्स में आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो ये बोलते हैं कि ये पावर स्ट्रगल का जो है ये एक आयाम है, आउटकम है। क्योंकि जो साउथ एशिया है, जो आपका ये वाला पार्ट है, तो यहां पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है चाइना और इंडिया। तो दोनों के बीच में जो है ये क्या है, पावर स्ट्रगल है, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संघर्ष, ये सब जो है कीवर्ड्स है आईआर में। तो यही इसका मेन डोमेन है। इसको देखेंगे हम। मैकमोहन जो आपकी लाइन है किस तरीके से जो है उसको, उसके बाद शिमला अकॉर्ड होता है, शिमला सम्मेलन होता है, तो किस तरीके से जो चाइना उस चीज को डिनाई करता है, क्योंकि यहां पर तो संप्रभुता का मुद्दा आ जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का एक अभिन्न अंग रहा है। और आसपास आप देखेंगे तो चाइना ने बाकी सबके साथ जो है अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो जो है खत्म कर लिया, लेकिन इंडिया के साथ नहीं किया है ना। तो वो एक कार्ड की तरह जो है वो वहां पर प्ले करता रहता है, आप हमेशा देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट जो यहां पर इंटरनेशनल, ये भी आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आरसीईपी के बारे में जानकारी है, तो ये आपका वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेड के संदर्भ में एक भागीदारी मानी जा रही है और भारत ने इससे बैक ऑफ कर लिया, उसका भी रीजन देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर टॉपिक है ये आपका साइंस टेक है और ऊपर से ये हमारी जो आपका सिक्योरिटी वहां से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारी क्वांटम लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर जो है स्थापित किया गया है, सेना के संदर्भ में है। तो देखेंगे हम लोग ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर में रख सकते हैं, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जीएसटी काउंसिल ने रिकंसीडर किया है रेट्स को टेक्सटाइल के लिए, है ना। वो जो है दरों को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं वहां पर, तो देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। और जीएसटी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है हमारे लिए आज भी, ठीक है ना। इसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक है वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो एम की रैंकिंग आई है 2021 वाली रिलीज की गई है, ठीक है। तो अब इसमें ये जो है किस संदर्भ में रिलीज की जाती है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो भैया ऐसा है कि जो फैकल्टीज होते हैं, ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच में किस तरीके की जो मानसिकता है उसको डेवलप करना है, नवाचार की, इनोवेशन की, स्टार्टअप की, है ना, उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट करना है। क्यों? क्योंकि हर कोई अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागेगा तो एक ही आदमी जॉब कर सकता है, लेकिन जब हम स्टार्टअप कोई व्यक्ति डालता है या बिजनेस कोई स्टैब्लिश करता है तो उसमें नए लोगों को जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर रोजगार दिया जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक जो क्रंच आया कोविड में,
है ना, उससे आगे जाने के लिए जो सबसे बड़ी फील्ड्स जो है, जहां पर जिनको सनराइज सेक्टर देखा जा रहा है, सनराइज सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है, उसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स है, हडूप है आपका, है ना, और जो तो वो किससे संदर्भित है, नई प्रौद्योगिकी से, नए विचार से, नए आइडिया के सेटअप से। तो उस तरीके के एक इकोसिस्टम को डेवलप करना किसके बीच में, छात्रों के बीच में, फैकल्टीज के बीच में, तो उसके संदर्भ में जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मेजर जो सारी उनको रैंकिंग दी जाती है ना, रैंकिंग दी जाती है। ये इनिशिएटिव आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब यहां पर जो है क्या क्या देखा जाता होगा यहां पर रैंकिंग देते समय, तो सीधी बात है कि भैया इन्होंने जो स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है इंस्टीट्यूशंस में प्रमोट करने के लिए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को, तो वो कैसा है ना, उसका जो है आयाम क्या है, वो किस तरीके से जो है इनोवेशन को, न्यू आइडियाज को बढ़ावा दे रहा है ना, तो ये सब चीजें यहां पर देखी जाती है। उसमें पेटेंट फाइलिंग हो गई, ग्रांटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो गए, फैकल्टी का स्टार्टअप्स हो गया, फंड जनरेशन हो गया, है ना, इंक्यूबेटेड जो स्टार्टअप्स के द्वारा, तो ये सब एंगल देख के फिर उन संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है ना, इन मानदंडों के आधार पर। नॉर्मल सी चीजें रटना नहीं है हमको इसमें। अब इसमें जो रैंकिंग है उसमें कुछ कैटेगरीज है, जैसे आपकी सेंट्रली फंडेड जो आपकी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, लाइक आईआईटीज, एनआईटी जो आपका एनआईटीज होता है, ट्रिपल आईटीज होती हैं, उसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टैंड अलोन टेक्निकल जो आपके कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट स्टैंड अलोन टेक्निकल कॉलेजेस भी हैं, और नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस है। सारे जो आपके आयाम है उनको यहां पर कवर किया गया। 2018 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था, नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। अब रैंकिंग की बात करें तो किस आधार पे जो है मूल्यांकन किया जाता है, किन पैरामीटर्स पे इवैल्यूएशन, तो ये हमको जानना चाहिए। तो पहली चीज, स्टार्टअप लगाना है, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोग जो इस फील्ड में नहीं आते, उसका कारण क्या होता है कि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज है ही नहीं अभी अस्तित्व में, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी, नए आइडिया पे, तो वो आएगी तो उसकी वायबिलिटी कितनी होगी ये हमको निर्धारित नहीं होता, और हम सेफ्टी मेजर पे ज्यादा चलते हैं ना, है ना। गवर्नमेंट जॉब की तरफ हमारा इंक्लिनेशन क्यों है, आप खुद सोचिएगा, क्यों? सेफ्टी मेजर है, सेफ्टी मेजर लगता है कि एक बार चले गए हम तो दोबारा हमको वहां से कोई निकालेगा नहीं, है ना। वो सब एक अलग डिबेट है, वो कभी किसी और क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहां पर क्या कि सबसे पहले तो उनको बजट और फंडिंग सपोर्ट चाहिए होता है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वहां पर स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए इस तरीके का क्या करता है, इंसेंटिव देती है। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज किस तरीके की प्रोवाइड की जा रही है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस, प्रमोशन, सपोर्ट, किसके लिए? आइडिया जनरेशन के लिए, इनोवेशन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद प्रमोशन और सपोर्ट करना, किस तरीके से उद्यमिता के विकास के लिए ये लोग वहां पर अपने सपोर्ट को बनाए हुए हैं, किस तरीके से वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्रोग्राम उन्होंने चलाया है ना, उसको देखते हैं। उसके बाद इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स और कोर्सेज भी देखते हैं। आईपीआर की भी बात की गई है यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी जनरेशन की बात की गई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की गई है, फिर उसका कमर्शियलाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा, है ना, और इनोवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको रटना नहीं है। इसके बाद यहां पर जो बताया जा रहा है कि तीसरी बार आईआईटी मद्रास ने यहां पर फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, सेकंड रैंक पे आईआईटी बॉम्बे है, थर्ड में आपका आईआईटी दिल्ली है, ठीक है ना। नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में इग्नू ने टॉप किया है, और उसके बाद जो आईआईएम कोडे है उसमें जो है सेकंड रैंक जो है वहां पर जो है यहाँ पर जो सीट्स के अंतर्गत है इनकी रैंकिंग है, ठीक है ना। इग्नू दिल्ली याद रख सकते हैं आप, सबका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना जो है हमारे लिए आईआर में हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा कि अगर हम यहाँ पर देखें, पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल सा कंटेक्स्ट है ना, अक्साई चीन वाले पार्ट को भी वो अपना मानता है, अरुणाचल में तवांग का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो इस यहाँ पे वो जो मठ वगैरह हैं तो वहां से बोलता है हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन थे, है ना, तो वो अरुणाचल को अपना क्षेत्र मानता है। तो उसी आधार पे जो है इसने वापस से अभी घोषणा की है, वहां पर जो 15 प्लेसेस हैं तो उनके नामों का जो है स्टैंडर्डाइजेशन कर रहा है, मानकीकरण कर रहा है, और बोल रहा है कि जो हमारी स्टेट की काउंसिल है उसके द्वारा जारी है आपके भौगोलिक नामों पर जो नियम हमारे हैं उस पर आधारित है, तो वो उसका तर्क दे रहा है, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज। आप समझिएगा कि चाइना और इंडिया को हम अगर कंपेयर करें, जब भी कभी हम आईआर पढ़ते हैं तो उसके बीच में हम ये देखते हैं कि दोनों जो कंट्रीज उसका स्टेटस है। इंडिया में क्या है, आप इंडिया और चाइना दोनों को समझिएगा। इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है। वहां पर कैसा है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। पहली चीज, हम किस चीज को सपोर्ट करते हैं,
नाम को, गुट निरपेक्षता को विदेश नीति के अंतर्गत। अब यहां पर ये कंसेप्ट मत लगाइए अभी तो हम उसको जो है, ये गवर्नमेंट आई है एनडीए तब से हम उसको वो नहीं दे रहे हैं, है ना, मतलब प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं नाम को, उसकी जो है प्रासंगिकता पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। पहले समझिएगा, गुट निरपेक्षता हम किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं है, ये तो हम मानते हैं। उसके बाद वो क्या है, सोशलिस्ट सॉलिडेरिटी का काम करता है, चाइना उस पर बेस्ड है। समाजवादी सुदृढ़ता उसकी विदेश नीति का मुख्य अवयव जो है, मेन जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद हमने जो इकोनॉमी का मॉडल अपनाया है वो मिक्स है, लेकिन वहां क्या है चाइना में, राज्य नियंत्रित स्टेट कंट्रोल्ड जो है इकोनॉमी है। अब समझिए, जो इंडो चाइना पूरा रिलेशन आप देखेंगे, है ना, स्वतंत्रता की बात देख लीजिए, इसको सिनो भी बोला जाता है। तो 1947 से 1962 जब तक युद्ध नहीं हो जाएगा तब तक हम जो है भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट, है ना। तो उसके बाद क्या, दोनों के बीच एक्सट्रीम अप्रोच को देखा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1962 से फिर 80 के बीच में बाय बाय हो जाएगा दोनों के बीच में, कोई भी जो है वहां पर जो रिलेशन जो है वो बिल्कुल कटे छटे, क्योंकि युद्ध हो जाता है। उसके बाद 1988 से जो मेजर राज का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं 1988 से, उस टाइम के बाद से जब से यूएसएसआर का विघटन वगैरह होता है, तो आप देखिएगा कि वहां पर थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कंटेनमेंट की बात आएगी और प्रिंसिपल ऑफ इंगेजमेंट की बात आएगी। तो हम आज की डेट में देखते हैं कि कई जगह जैसे इंटरनेशनल फोरम है, ठीक है ना, तो वहां पर जैसे ब्रिक्स का मुद्दा है ना, या फिर आपका एससीओ का मुद्दा है, डब्ल्यूटीओ का है, एनवायरमेंट का, तो यहां पर एरिया ऑफ कॉपरेशन है किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक, क्योंकि यहां पर पावर स्ट्रगल नहीं है, ठीक है ना, वहां पर वो किसको, डेवलप्ड स्टेट्स को काउंटर कर रहे हैं। लेकिन जहां पर आप देखेंगे कि विवाद कहां पर है, तो विवाद है हमारा सबसे पहले बॉर्डर डिस्प्यूट को आप लेंगे, उसके बाद ट्रेड डेफिसिट, मतलब जो ट्रेड डेफिसिट रहता है हमारा, है ना, किसके साथ, चाइना के साथ। इसीलिए तो हमने बहुत सारी चीजों में रोक लगा दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि हम आत्मनिर्भर भारत को मोबिलाइज करेंगे, हम वहां से इंपोर्ट कम करेंगे, है ना, तो ट्रेड डेफिसिट है। उसके अलावा चाइना और पाक के बीच में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, सामरिक सहयोग है, जो आप देख रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्वादर का जो हमारा एक्सेस वो खत्म किया, है ना, पाकिस्तान ने, तो क्या है, वो पाकिस्तान के कार्ड को उस तरीके से यूज करता है चाइना, ठीक है ना। तो ये एक समस्या का जो है भारत के संदर्भ में, जो भारत का दृष्टिकोण है, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब चीन का दृष्टिकोण क्या है, तो भैया सबसे पहले तो उसको तिब्बत वाला मुद्दा, दलाई लामा। दूसरा, भारत यूएसए के बीच में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको, उसके वजह से जो है वो चुप रहता है। उसके बाद भारत जापान का सामरिक सहयोग, आप मालाबार एक्सरसाइज वगैरह देख लीजिए, उसको वो काउंटर करता रहता है, ठीक है ना। इन चीजों को लेके आप चलेंगे तो कभी भी जो है यहां पर आंसर लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समझिएगा, ये प्रैग्मेटिक है। 1988 से बाद जो आप देखेंगे चाइना के साथ जो हमने रिलेशन मेंटेन, वो प्रैग्मेटिक बोला जाता है ना, रियलिस्ट अप्रोच बोला जाता है। अब समझिएगा, यहां ये जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है, मेन मुद्दा बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, पावर स्ट्रगल, शक्ति का संघर्ष है, अपने प्रभुत्व को स्थापित करना। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया, जो एशिया वाले पार्ट में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने में चाइना का जो काउंटर पार्ट है वो क्या आएगा आपका, यहां पर जो है आपका भारत, उसका मेन जो है वो वहां पर कॉम्पिटिटर आएगा ना। तो वो तो भैया वैसे भी विश्व में फर्स्ट नंबर का बनने वाला, अभी इकोनॉमी के लिए डेटा आई है कि 2030 तक जो है फर्स्ट नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी। 1949 में जब से आजाद हुआ है वो चाइना, तब से उसका एक ही लक्ष्य है कि 100 साल 2049 तक चाइना जो है फर्स्ट नंबर पे बैठेगा। अब आप देख लीजिए ओबीआर का जो मैप है आपका, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसको आप बोलते हैं, वो जाके यूएसए को ही इसको काउंटर करना, उसका मेन टारगेट वो है। ये सब उसके छोटे छोटे टारगेट्स है, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे जो विदेश मंत्रालय उसने कैसी प्रतिक्रिया दी, तो नॉर्मल सी चीजें कैसी देंगे। हमारे जो आधिकारिक प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि भैया अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है। तो इस संप्रभुता का मुद्दा आ गया कि नहीं आ गया, सोवरेनिटी का मुद्दा आ गया कि नहीं हो गया, कि किसी तरीके की बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप हमारे यहां नहीं होगा, हम उस अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र, पहली चीज, और हमारे आंतरिक क्षेत्र में आके आप उसका नाम परिवर्तित कर रहे हो। तो यही जो है यहां पर मुद्दा है। और वो यहां पर यह भी बोला गया है कि कई बार जो है चाइना ने इस तरीके का काम किया है, ठीक है ना। तो यहां पर जो चाइना जो जिन जगह को नाम दे रहा है, तो उसमें क्लेम कर रहा है कि भैया 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अरुणाचल प्रदेश का टेरिटरी है वो उसकी टेरिटरी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और उस एरिया को वो चाइना में क्या बोलता है, जंगनान कहता है, और बोलता है कि साउथ तिब्बत है वो आपका, नॉर्मल से चीज है। अब यहां पर जो है नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा गया है कि चाइना का जो मैप शो करता है अरुणाचल प्रदेश को, तो भैया उसमें अरुणाचल प्रदेश को अपने पार्ट के रूप में शो करता है, और उसको सो कॉल्ड जो है वो अरुणाचल प्रदेश बोलता है। यहां पर जानने की जरूरत है कि अपना पार्ट मानता है। अब चाइना का जो ये आपका एक तरफा
जो आपका दावा है, ठीक है ना, उसको रेखांकित करने का वो समय समय पर प्रयास करता रहता है, लेकिन भारत उसको जो है किसी भी तरीके का क्या करेगा, क्या बोलेगा भारत की ये ऐसा आपके संदर्भ में होगा, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैकमोहन लाइन हो चाहे शिमला आपका जो समझौता हुआ, उस संदर्भ में आप जितनी चीजें जो अंग्रेज यहां पर रखे गए हैं, जो उस वही पर जो है बॉर्डर डिस्प्यूट बना, उनके यहां कोई नहीं है, ठीक है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट, वो आराम से रहते हैं, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स, है ना, यहां पर जितनी जगह उन्होंने सीमांकन किया सब जगह यही समस्या है, ठीक है ना, क्रीक वाले में पाकिस्तान के साथ देख लीजिए आप, है ना। तो यहां पर जो बताया जा रहा है कि क्या पहले भी चाइना ने ऐसा किया, तो बिल्कुल किया भैया, इसने पहले भी इस तरीके के मानकीकरण किए हैं, नाम बदलने की कोशिश की है, जो आपका 14 अप्रैल 2017 को किया था, उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स है उसने इशू किया था ऑफिशियल स्टेटमेंट, और उसमें जो है 6 प्लेसों का नामकरण उस समय भी किया था, बोला ये फर्स्ट बैच है और ये सेकंड बैच है, अब निकाला उसने भैया नाम करने का। तो चाइना जो है इसमें क्या तर्क देता है ना, तो बोलता है कि भैया मैकमोहन लाइन का जो लीगल स्टेटस है वहां पर वो डिस्प्यूट रेज करता है, बोलता है कि तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में वो एग्रीमेंट हुआ था, है ना, जो फिर आगे चल के शिमला कन्वेंशन के संदर्भ में भी उसको देखा जाता है। तो ये कन्वेंशन जो हुआ था वो ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच में हुआ था 1914 वाला, ऐसा बोलता है वो, ठीक है ना। तो अब इसको वो मानता नहीं है, पहली चीज। अब चाइना बोलता है कि चाइना वाज रिप्रेजेंटेड एट द शिमला कन्वेंशन बाय, जो यहां पर बोला गया है किसके द्वारा, तो भैया यहां पर बोला पूर्णाधिकारी के द्वारा उसने चीन का प्रतिनिधित्व किया था, जो किया था जिसने, वो क्या था, रिपब्लिक ऑफ चाइना था, which had been declared in 1912 after the Qing dynasty was overthrown। तो बोला 1912 में जब वहां पर किंग को, राजवंश को खत्म किया गया, तब जो है चाइना ने उस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था। फिर वर्तमान जो सरकार है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ये आती 1949 में, पीपल्स जो है रिपब्लिक जो है उसको प्रोक्लेम करते हैं, है ना। जब उसने प्रोक्लेम किया 1949 में, ऐसा मानिए कि ये जो अभी का अस्तित्व है चाइना का वो 1949 वाला है, ठीक है। तो चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कि उनकी सहमति नहीं है शिमला कन्वेंशन से, ठीक, और वो बोलते हैं कि भैया ये साउथ तिब्बत का जो है पार्ट है, तिब्बत हमारा जो है क्षेत्र है, ठीक है। तो भैया तिब्बत के पास अंतरराष्ट्रीय समझौते में प्रवेश करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं, वो बोलता है तिब्बत हमारा एरिया है, तो तिब्बत किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को खुद जो है वहां पर साइन नहीं कर सकता। इस चीज को लेकर वो तर्क देता है ना, नॉर्मल सी चीज है, उसका आधार जो है वो सही नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। अब यहां पर मैकमोहन लाइन की बात कर रहे हैं कि इनका नाम जो है हेनरी मैकमोहन के नाम पे पड़ी थी, ठीक है ना, ये चीफ ब्रिटिश नेगोशिएटर थे शिमला में, ठीक है ना। अब ये जो यहां पर जो सीमा का सीमांकन किया गया किस हिसाब से, तो ईस्टर्न जो आपका बॉर्डर है भूटान के साथ, है ना, वहां से लेके जो है आपका चीन म्यांमार जो आपका बॉर्डर है वहां पर कहां तक, जो ईसू राजी आपका पास है ना। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देख जाइएगा प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं स्टेटमेंट यूपीएससी के द्वारा। अब चाइना क्लेम करता है टेरिटरी जो भी है मैकमोहन लाइन के साउथ में, जो आपकी अवस्थित है कहां पर अरुणाचल प्रदेश में। और मैंने पहले ही बताया था कि यहां पर हिस्टोरिकल टाइज की भी बात करता है चाइना, किसके साथ, जो मोनेस्ट्रीज है यहां पर, मठ है, तवांग और लासा, है ना, दोनों जो है कहां पर अवस्थित है ये बताइएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट देता है, यहां पर बताया गया है कि चाइना जो बोलता है, चाइना का जो विदेश मंत्रालय का तत्कालीन प्रवक्ता जो है लू कांग, उसने 2017 में बोला था एक चीज कि चाइना हैज अ कोहेरेंट एंड क्लियर स्टैंड पॉइंट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, इट इज प्रॉपर एक्शन टू अनाउंस दोज चाइनीज प्लेस नेम्स टू द पब्लिक एज इट इज अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। अब भैया समझिएगा कि वो अपने तर्क को बोल रहे हैं कि भैया बिल्कुल स्थापित नियमों के अनुसार है, बिल्कुल सही है, हमारा जो दृष्टिकोण है बिल्कुल स्पष्ट है, सुसंगत है आपका, है ना। वो अपने तर्क को तो सही बताएंगे, ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये बोल रहे हैं कि वो क्लेम कर रहा है ना। और ये बॉर्डर डिस्प्यूट पे जो क्वेश्चन बनेगा भी, तो उसका जो कोर पॉइंट है मैंने बार बार बताया, पावर स्ट्रगल है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहां पर जो है आरसीईपी की चर्चा है, तो आरसीईपी इफेक्टिव हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2022 से। उसके बाद ये वर्ल्ड की सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बनने जा रहा है, किस टर्म्स पे, ट्रेड वॉल्यूम के आधार पर। तो ये किसके बीच में डील है आपकी, तो ये आपकी 10 जो आपकी आसियान कंट्रीज हैं उसके साथ, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ है समझौता, ठीक है ना। अब यहां पर जो है मैप वाइज यहां पर बताया गया है, तो आप देख जाइएगा कंट्रीज को, कंट्रीज भी पूछी जाती है ना, तो ये देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो 15, अब इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, जब हम किसी संस्था को बोलते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल हो चाहे आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए हमको बताना पड़ता है कि कितनी आबादी को वो कवर करता है, कितना जो है अपना कंट्रीब्यूशन देता है वैश्विक जीडीपी में, है ना। तो यही सब यहां बताया जा रहा है कि 15 कंट्रीज जो है वो, उनका जो हिस्सा है वर्ल्ड पॉपुलेशन में वो 30% है। दूसरी चीज 30% ही ग्लोबल जीडीपी में भी वो आपका कंट्रीब्यूट करता है, तो ये लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक के रूप में देखा जा रहा है,
ठीक है ना। अब यहां पर कैसा एरिया होगा अगर ऐसा एग्रीमेंट हो जाएगा तो भैया फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये आपका ईस्ट एशियन, जो आपका चाइना, जापान, साउथ कोरिया के बीच में, और 3 ऑफ द 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया, है ना। ये छोटा सा पॉइंट है। अब ये जो पर्पस है इसका क्या है, तो जो भी देखिए जब भी यहां पर ट्रेड के लिए कोई भी आपका एग्रीमेंट होता है तो उसमें जो टैरिफ वगैरह होते हैं, कोटा वगैरह होते हैं, उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है ना, ताकि जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको वहां पर क्या किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, है ना। ठीक है, तो यहां पर भी वही कर रहे हैं कि यहां पर इजियर बनाना है प्रोडक्ट और सर्विसेज को उन कंट्रीज के बीच में, उनकी अवेलेबिलिटी को, है ना, उनके बिजनेस को और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उनको बूस्ट करना है इन रीजन्स के बीच में जो इनकी मेंबर कंट्रीज है, जो ये आपका एरिया है। अब इसमें जो है आपका सारी तरीके की कंट्रीज हैं, जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, लो इनकम है और मिडिल इनकम भी है। अब यहां पर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, ये संभावना है कि यहां पर जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो 90% जो टैरिफ्स हैं इंपोर्ट्स में, है ना, जो मेंबर कंट्रीज के बीच में है, तो उनको विद इन 20 years ऑफ कमिंग इनटू फोर्स जो है उनको क्या किया जाएगा, उनको जो है वो एलिमिनेट किया जाएगा। मैंने पहले ही बताया टैरिफ्स को कम करेंगे तब वहां पर इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होंगी वो बूस्ट होंगी आपकी, है ना। तो इनको जो है टैरिफ को खत्म किया जाएगा 20 वर्षों के अंतर्गत, है ना। ये एक आपका फेज मैनर में। उसके बाद जो ई कॉमर्स है, ट्रेड है, आईपीआर से संदर्भित जो आपके रूल्स है, तो उसमें डिस्प्यूट ना हो तो यूनिफॉर्मिटी लाएंगे ताकि वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को स्थापित कर सके जो आपकी सदस्य देश है उनके बीच में, है ना, उस क्षेत्र में। अब यहां पर बोला जा रहा है कि कई सारे एनालिस्ट हैं जिन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक गेन है किसके लिए, जो भी हस्ताक्षर करता आपके देश है, ठीक है ना। और ये जो आपकी पोस्ट पैंडेमिक, है ना, कोविड के बाद जब इकोनॉमिक रिकवरी में भी आपका हेल्प करेगा, ठीक है ना। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रूप में काम करेगा किसके लिए, एशिया के लिए। किसका मतलब, जो वैश्विक इकोनॉमिक जो आपका सेंटर है उसको जो स्थापित करेगा, किसके रूप में, एशिया में उसको स्थापित करेगा और उसको लीड करेगा चाइना, ठीक है ना, उसको लीड करेगा चाइना। और इसी आधार पे बोला जा रहा है कि चाइना जो है फिर यूएस को पीछे छोड़ देगा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर्स में। वो अपने एम की तरफ, अपने गोल की तरफ लगातार बढ़ रहा है। अभी ही हमने डेटा देखा था कि 2030 तक जो है विश्व की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी चाइना। अब यहां पर भारत ने वॉकआउट क्यों किया था, तो भारत ने सीधा बोला था कि भैया यहां पर जो है फंडामेंटल इशू को तो आप रेज करते नहीं हो, है ना। उसका जो भी कंसर्न्स है और जो भी कंसर्न्स है, जो भी नेगोशिएशंस करने हैं, तो उसमें यथार्थ के धरातल पे कोई आपने वहां पर काम नहीं किया है, उसको रिजॉल्व नहीं किया है, जो डेडलाइन दिया है उसको भी, है ना। तो जो है अभी यहां पर बोला गया कि जो डील है, भारत ये बोल रहा था, उसकी भी डेडलाइन आपने जो है निर्धारित नहीं की है, उसको जो भी साइन वगैरह करना था तो उसके लिए समय सीमा को आपने जो है हल नहीं किया था। तो इस हिसाब से हमने वहां पर क्या किया, वॉकआउट कर लिया भारत ने। मेन जो भारत का पर्पस था, जो मेन ये डिसीजन लेने का कारण था, उसमें सीधी बात है, हमारे यहां देखिए किसी भी देश का जो पहला प्राथमिकता वाला आयाम होता है वो राष्ट्रीय हित होता है। अब राष्ट्रीय हित के अंतर्गत जो हमारे प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर है, डेयरी सेक्टर है हमारा, तो है ना, तो उनको गार्ड करने के लिए, और जो हमारे इस तरीके के उद्योग है उनकी जो है उनके हितों का संरक्षण करेगा कौन, हमारा देश करेगा। तो उनको सेफ गार्ड देने के लिए जो है हमने वहां से क्या किया, बैक ऑफ किया था। मेन रीजन ये है आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये आपका भारतीय सेना ने जो है अभी क्वांटम लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किया। साइंस टेक का पार्ट है और सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो आर्मी ने सेटअप किया है ये आपका, है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग लैबोरेटरी, है ना, उसके लिए, और एक सेंटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। कहां पर, तो मध्य प्रदेश के महू में एक इंस्टीट्यूट है आपका, मिलिट्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, वहां पर स्थापित किया, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस वालों के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि ये कहां पर है, ठीक है ना। और ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अब यहां पर बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, उसका जो सचिवालय है, उसके समर्थन से सेना ने हाल में ही जो है इस क्षेत्र में R&D के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो है आपका इस तरीके की लैब की स्थापना की। नॉर्मल सा पॉइंट है। अब यहां पर किया क्या जाएगा, इस जो 2 सेंटर स्थापित किए गए, तो ये एक्सटेंसिव रिसर्च होगी, ठीक है ना, किस फील्ड में, डेवलप करने में ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर यूज बाय द आर्म फोर्स, ठीक है ना, आर्म फोर्स के लिए। तो ये हमारे सुरक्षा से संदर्भित हो गया। दूसरी चीज, AI जो सेंटर यहां पर सेम इंस्टीट्यूशन में जो आपका एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब देखिए इसी को बोल रहे हैं हम कि ये आपका क्या है, ये नई क्रांति है इस सदी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में जो है सभी लोगों को जो है उस तरीके की टेक्नोलॉजी का असिस्टेंस देना,
ठीक है ना, उस क्षेत्र पे R&D करना, उस क्षेत्र पे लोगों को आगे लाना, तो इसलिए जो है इस तरीके के सेंटर्स को वहां पर क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। उसमें कई सारे जो आपके इंडस्ट्री का सपोर्ट लिया जा रहा है, एक्टिव है ना, एकेडमिक्स का भी वहां पर हेल्प लिया जा रहा है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर दिया क्या जाएगा, ये है आपका सबसे मेन मुद्दा, ट्रेनिंग ऑन साइबर वॉरफेयर। किस पे ट्रेनिंग दी जाएगी, साइबर वॉरफेयर पे। क्या ये आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? साइबर सिक्योरिटी हमारे यहाँ टॉपिक में है, थर्ड पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उससे निपटने के लिए वहां पर जो है वहां पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, और उसी के लिए जो है ये अत्याधुनिक साइबर रेंज और साइबर सुरक्षा प्रयोगशालाओं का स्थापना किया जा रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो सीधी बात है, ये हमको इस क्षेत्र में जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड जो आपका ट्रांसफॉर्म करेगा करंट सिस्टम को, क्रिप्टोग्राफी को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में ले जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी में है, हमको छलांग लगाने में आपका ये एक कदम है। किस संदर्भ में, कि जो क्वांटम प्रौद्योगिकी है वो सेना जो है उसको यूज करेगी, तो जो कम्युनिकेशन आज कर रही है जिस टेक्नोलॉजी पे, तो भैया नेक्स्ट पीढ़ी का जो कम्युनिकेशन है उसको हम अडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना, वही चीज यहां पर बताई जा रही है। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है इसमें जो प्रमुख जोर है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में है, क्वांटम कम्युनिकेशन में है, क्वांटम कंप्यूटिंग में है ना, यहां पर बताया जाएगा अब क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जरा सी चीज। तो ये जो है, जैसे अब क्वांटम जो आपकी कंप्यूटिंग का काम जो करता है वो किसमें करता है, देखिएगा, सुपर पोजिशन होती है, यहां पर इंटरफेरेंस होता है, इंटेंजलमेंट होता है ना, परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशंस को, ठीक, एक तरीके की वही है जैसे कंप्यूटर काम करता है, तो क्वांटम स्टेट्स का फर्क पड़ता है ना, ये सुपर पोजीशन पे काम करता है, ठीक है ना। अब बताइएगा कि ये सब आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, ये हल्की हल्की चीजें इसके बारे में पता होना चाहिए हमको, ठीक है ना, और ये पूछा जा सकता है, पुराना ही है, इसमें भी आप देखेंगे तो इजराइल वगैरह की मास्टरी है, ठीक है ना, डी वेव कंपनी वगैरह है। तो यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट देखा गया है कि जो वर्तमान जो क्वांटम संगणना करने वाले जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको क्वांटम कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि अभी जो है ये बहुत छोटे हैं परफॉर्म करने के लिए, है ना, कंप्यूटर्स जो अभी यूज किए जाते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, तो ये कुछ कंप्यूटेशनल जो प्रॉब्लम है उनको ये सॉल्व करने में सक्षम है, कैपेबल है ना, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। और क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में जो इनकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज है ना, बहुत ज्यादा तेज है। इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि इसकी जो शुरुआत की गई थी 1980s में की गई थी, आपके एक भौतिक विज्ञानी है पॉल बेनियोफ, उन्होंने ट्यूरिंग मशीन के क्वांटम मैकेनिक मॉडल, जो मैकेनिकल मॉडल है उसको वहां पर प्रपोज किया था, उसको वहां पर रखा था, ठीक है ना। और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो अध्ययन है वो क्वांटम सूचना विज्ञान का एक सब फील्ड है ना, ये देख जाइएगा। अब एप्लीकेशंस क्या है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में, फार्मास्यूटिकल में, रिसर्च में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में और सिक्योर करने में, कम्युनिकेशन में, तो सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर देखिए अब ये न्यूज है, अब हमको क्या करना है कि जीएसटी के बारे में सारी चीजों को रिवाइज कर जाना है हमको, ठीक है ना। अब बताइएगा जीएसटी काउंसिल जो है वो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है, संविधान में है भी कि नहीं है, बताइएगा जरा, ठीक है ना। अब ये जो जीएसटी है काउंसिल जो है उसकी बैठक हुई अभी 46 नंबर की, तो उसमें जो है आपका रिवीजन करने के लिए हुई कि भैया जो रेट अभी लगाया जा रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में टैक्सेस का, तो उसके संदर्भ में यहां पर चर्चा की गई है। अब यहां पर प्रपोजल क्या है, ठीक है, तो जब 45th इनकी मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, ठीक है, तो ये क्या है आपका, वहां पर रिकमेंड किया गया था कि रेट चेंजेस किए जाए, किसमें, जो फुटवियर है और टेक्सटाइल है उसको करेक्ट करना है, क्योंकि वहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है। अब इन्वर्टेड ड्यूटी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, तो भैया जो टैक्सेस ऑन आउटपुट है, मतलब आउटपुट का मतलब फाइनल गुड्स हो गया या फाइनल प्रोडक्ट बोल लीजिए, ठीक है ना, अगर वो लोअर है किससे, जो टैक्सेस इनपुट पे लग रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड ड्यूटी। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझना है। तो वहां पर क्या हुआ है, इनवर्स एक्यूमुलेशन हुआ है किसका, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, ठीक है, विच इन मोस्ट केसेस हैज टू बी रिफंडेड, तो वहां रिफंड हो गया तो सरकार को नुकसान हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक। अब इन्वर्टेड ड्यूटी जो है वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इसके थ्रू जो इस साल गवर्नमेंट को, वहां पर गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू में से जो रिफंड करना पड़ा है, तो 2000 करोड़ रुपए करना पड़ा है, जो है ना 2000 करोड़ रुपए करना पड़ा है, ये तर्क बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि भैया इसलिए रेट को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो बोला जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसने नोटिफिकेशन भी निकाला कि यूनिफॉर्म रेट पे 12% हम लगाएंगे एमएफ पे, है ना, एमएमएफ मैन मेड फाइबर पे, है ना, यार्न पे, फैब्रिक्स पे, अपरेल्स पे, ठीक है ना, अलॉन्ग विद 12% यूनिफॉर्म रेट लगाएंगे हम
फुटवियर पे। ऐसी यहां पर नोटिफिकेशन आया, अधिसूचना दी गई और ये आपका रेट जो हाइक किया जा रहा है ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी से। प्रेजेंट रेट जो है आपका मैनमेड फाइबर, यार्न और फैब्रिक्स पे तो 18%, 12% और 5% है ना। ये 5, 12, 18, 28 आपको बेल्ट पता होगी जीएसटी की स्लैब। तो अप्रैल और क्लोथिंग जो है उसमें अप टू 1000 रुपए पर पीस करेंटली जो है आपका 5% है। तो इसको जो बोल रहे हैं कि बढ़ाएंगे, अब रेट रटने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है ना। सिंथेटिक और आर्टिफिशियल यार्न के लिए चेंज किया जा रहा है 12% और नेचुरल यार्न जो है आपका, जो आपका कॉटन सिल्क या वूल यार्न होता है वो उसको अभी भी 5% में रखेंगे। अब समझिए यहां पर कंसर्न क्या है, हमको कंसर्न देखना, मैंने बार बार बोला टेक्सटाइल सेक्टर जो है ये आपका लेबर इंटेंसिव है, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड ये आपकी इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में। आप किसी भी जगह देख लीजिए मैप में भारत में, है ना, तो आप देखेंगे तो हर जगह जो है आपको वो दिखाई देगा, है ना, ठीक है। तो वो देख सकते हैं हम। अब यहां पर जो है 40% फॉरेक्स भी आता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बहुत सारे लोगों का जो कंसर्न यहां पर जुड़ा हुआ होगा। तो उद्योग संघ और कई स्टेट्स ये बोल रहे हैं कि प्रस्तावित दर को जब आप 5% से बढ़ा के 12% कर देंगे तो भैया टेक्सटाइल सेक्टर पे क्या पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अभी तो आप वहां पर प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रहे थे आप, ठीक है ना। अब यहां पर बोला जा रहा है कि लास्ट वीक में कई सारे जो यूनियन, कई सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने यहां पर अपना संदर्भ भी रखा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के पास, है ना। उन्होंने रखा कि भैया ये जो प्रस्तावित बढ़ोतरी उसको आप वापस ले लीजिए, ठीक है। नई संरचना दर से ये जो है आपका तर्क दे रहे हैं कि 1 लाख जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो आपकी बंद हो सकती है, 15 लाख जो है जॉब या नौकरियों का नुकसान हो सकता है नेशनल लेवल पे, जबकि अभी तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पर डिसीजन जो है ये इंक्रीज करने का जीएसटी रेट का 5 से 12 वो इंपैक्ट डालेगा बहुत सारे लोगों पर, है ना, टैक्स पेयर पे जो आपके डील करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर से, नॉर्मल सी चीज है। और यहां पर बोला जा रहा है कि इससे डिमांड और जो है जो डिमांड में कमी आ सकती है और वो रिसेशन की तरफ जा सकता है ना। ये जो आपका डिसीजन है इसका नेगेटिव इंपैक्ट इस संदर्भ में पड़ सकता है। अब जीएसटी के बारे में देखते हैं। अब देखिए जीएसटी जो है, जीएसटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स में हमको पढ़ना क्या है बताइए। ये एक इकोनॉमिक फेडरलिज्म है, आपका इकोनॉमिक फेडरलिज्म है, ठीक है ना। आर्थिक संघवाद के रूप में इसको आप देख सकते हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में भी देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में आपको जीएसटी काउंसिल देना है, देखना है। फिर वन गुड वन टैक्स पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी में लगेगा। दूसरी चीज जो कैस्केडिंग इफेक्ट था वो खत्म हो रहा है। अब गुड्स और सर्विसेज को 3 वर्गों में बांटा गया, एक तो सेंट्रल का, एक स्टेट का, आपका और एक इंटीग्रेटेड, है ना, इंटर जिसको जीएसटी बोलते हैं आप, ठीक। उसके बाद यहां पर जो टैक्स लगता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले गेहूं से बना क्या, आटा से बना ब्रेड, तो जहां जहां पर वैल्यू एडिशन होता है वहां वहां पर टैक्स लगता है, ठीक। तो ये रेपिटेशन होता था, ठीक है ना, रेपिटेशन होता था। तो इसको खत्म करने के लिए हमने टैक्स इनपुट जो है वहां पर क्रेडिट जिसको आप बोलते हैं वो लागू किया, ठीक है ना। और यहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया हमने। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि कुछ जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको सब्स्यूम किया गया है, ठीक है ना। और ये आपका प्रोग्रेसिव टैक्स माना जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम लग्जरी जो टैक्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स स्लैब के अंतर्गत उसको रखा गया है। अब जीएसटी काउंसिल का आप आकार देखेंगे तो उसमें सारे स्टेट्स को भी दिया गया है ना, प्रतिनिधित्व और यूटीज को भी दिया गया। हालांकि जब वहां पर डिसीजन मेकिंग है तो जो है लिख दिया गया है कि भैया जो है आपका 3/4 से ज्यादा जो है वहां पर बहुमत ऐसा है कि वहां पर फिर सेंटर को डोमिनेंट बना दिया गया। फिर भी हम यही बोलेंगे कि यहां जो है सबका प्रतिनिधित्व तो शामिल है। अब इसका फायदा क्या है जीएसटी का, तो सबसे पहले कि राज्यों का आर्थिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, सेवा कर में जब राज्यों को हिस्सेदारी दिया जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज जो अप्रत्यक्ष कर है इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, ये तो कंप्लीट है ना। सर्विस टैक्स एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप टैक्स देते हैं ओनर को, उसके ओनर जाके वहां जमा करता है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हो वहां पर, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब यहां पर जो जीडीपी और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके बीच में जो रेशियो है, क्या उसमें वृद्धि होगी। जीएसटी के एडवांटेजेस अगर हम देखें, ठीक है ना। लॉजिस्टिक्स में आप देखिए कि ट्रांसपेरेंसी आई, ट्रांसपोर्ट में एंट्री टैक्स खत्म हुआ, चूंगी कर, वहां पर समय की बचत हुई, तो जल्दी चीजें जो है वहां पर पहुंच पाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन जो है सुधरेगा, परिवहन एंट्री टैक्स खत्म होगा। तो वहां पर हब एंड स्पोक मॉडल भी बनाया गया है, ठीक है। अब जो आपका यहां पर सरकार के लिए देखा जा रहा है, तो भैया आप बोल रहे हैं जो फायदे देखे जाते हैं जीएसटी के अंतर्गत, कराधान जो है वो विस्तृत होगा आपका, ठीक है ना। अब जो है सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स हो जाएगा पूरे देश में, है ना। राजस्व में जो रेवेन्यू में जो है वहां पर क्या देखी जाएगी, बढ़ोतरी देखी जाएगी। टैक्स इवेजन जो होता था,
है ना, अवॉइडेंस नहीं, इवेजन, दो चीजें होती है, ठीक है ना। कर चोरी में कमी होगी, पारदर्शिता बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि जीएसटीएन का यूज किया जाएगा, ठीक है। उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा कि भैया जो इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, अब उसको वास्तविक रूप में आंका जा सकेगा, क्यों? क्योंकि जो आपका टैक्स का रिपीटिशन हो रहा था वो खत्म होगा, ठीक है ना। उसके बाद उपभोक्ताओं पर जो बोझ है ना, रेट का, वो भी कम होगा, क्यों? क्योंकि जो आपके रेट हर जगह लग रहे थे, तो रेट ज्यादा लग रहा था तो प्राइस भी तो इन्फ्लेटेड हो रहा था वहां पर। फिर उसके बाद ये आपका टैक्सेशन के अंतर्गत डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं उसमें उनको जो है न्यूनतम स्लैब के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना। और ट्रेडर्स के लिए क्या फायदा होगा? तो ट्रेडर्स जो है टैक्स कंप्लायंस की जो आपकी अब जो आपकी प्रणाली इसके अंतर्गत तो बोल रहे हैं कि ये आपकी सरल संरचना है। फिर कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होगा तो मार्केट का एक्सपेंशन बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करेंगे, तो निवेशक प्रोत्साहित होंगे, तो वहां पर वो लोग अपना निवेश करने के लिए भी आएंगे, तो घरेलू निवेश में भी वृद्धि देखी जा सकती है और विदेशी निवेश में भी देखी जा सकती है। ये मैंने आपको एक जो है वो ओवरव्यू दिया है कि जीएसटी को इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। अब ये यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो आपका जीएसटी है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि जीएसटी है क्या, तो भैया इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। तो कई सारे जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनकी जगह उसने ले लिए, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स आपका वैट है, सर्विस टैक्स है, उत्पाद शुल्क है उनका, है ना। अब यहां पर जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर क्या कर दिया है, डिस्क्राइब कर दिया। अब ये जो है संसद में पारित किया गया 2017 मार्च में और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू है, ठीक है ना। अब ये सब आप लोग देख जाइएगा। अब ये वन नेशन वन टैक्स के रूप में भी इसको देखा जाता है और सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है ये एंटायर कंट्री के लिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है और यहां पर हम पैंगोलिन से रिलेटेड जो पहला एमसीक्यू है उसको देखेंगे। इसमें उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। पहला ये बताया जा रहा है कि ये आपका टेढ़े मेढ़े किस तरीके के एंटीटर जो है आपके मैमल्स है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये लार्ज प्रोटेक्टिव केराटिन स्केल्स जो होती हैं कवर करती हैं उसकी स्किन को, दे आर द ओनली नोन मैमल्स विद दिस फीचर, ठीक है ना, यूनिक फीचर है इनका। ये पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि ये यूज करता है इनके स्कैल्प्स को एज आर्मर टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट प्रीडेटर्स बाय रोलिंग इनटू अ बॉल व्हेन थ्रेटेंड, ठीक है ना। तो ये सब है एनवायरमेंट के अंतर्गत अब एडेप्टेशन में देखते होंगे आप लोग। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है इसमें बताया जा रहा है कि रिसेंटली जो रेडियो टैग्ड इंडियन पैंगोलिन है वाज रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड इन नंदन कानन जूलॉजिकल जो पार्क है आपका उड़ीसा में, फॉलोइंग सॉफ्ट रिलीज प्रोटोकॉल्स एंड प्रोविजन फॉर पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग। तो यहां तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, इसीलिए ये न्यूज में भी है। जो ये टैगिंग वगैरह हम लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उसमें एक ट्रांसमीटर वगैरह लगा देते हैं तो उनको जो है मॉनिटरिंग वगैरह उनकी एक्टिविटीज की जाती है ना। इस तरीके से बाघ तेलियों के संदर्भ में भी किया जाता है ना, दशकों से किया जा रहा है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर जो है चित्र में दिखाया जा रहा है इनका, नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपका रिलेटेड है साहित्य अकेडमी से। स्टेटमेंट दिए गए हैं, साहित्य अकेडमी जो अवार्ड होता है उसके बारे में बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि बोल रहे हैं कि एस्टैब्लिश किया गया 1974 में इस अवार्ड को, साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो बिल्कुल गलत है। ये 1954 में स्थापित किया गया था। और ज्ञानपीठ जो आपका अवार्ड होता है उसके बाद साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए, तो आंसर वैसे भी मिल गया हमको। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि लिटरेरी ऑनर है दैट इज कन्फर्ड एनुअली बाय साहित्य अकेडमी, इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि अकेडमी जो है 24 अवार्ड एनुअली देती है लिटरेरी वर्क के लिए इन द लैंग्वेजेस। इट हैज रिकॉग्नाइज्ड एंड an equal number of awards to literary translation from and into the languages of India। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और एक बार फिर से आप लोगों को न्यू ईयर की, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।